हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम खान सर के बुक के प्रैक्टिस नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले इसके 6 सेट को हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में इसकी खोज की हुई थी। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? तो पशुपत की मोहर। पशुपत की मोहर कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से? सूती कपड़ा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो लुम्बिनी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? तो महामाया या माया देवी इनके माता का नाम था। इनकी मौसी का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, और बचपन का नाम पूछा जाता है भगवान गौतम बुद्ध का, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, और क्या प्रश्न बनता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आप बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और ये प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, और अंतिम उपदेश कहां दिया था? तो कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। और जो मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा जाता है? उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तीनों घटनाएं आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला उपदेश उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गृह त्याग पूछा जाता है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध से इतने प्रश्न बनेंगे, मैंने सारा बता दिया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने कब किया था? 1875 में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? तो 1867 में। और केशव चंद्र सेन भी प्रार्थना समाज से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। कब? 1828 ईस्वी में। और किस चीज की स्थापना की थी? आप ध्यान रखिए, आत्मीय सभा। ध्यान रखिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि पूछा जाता है, किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर नहीं, अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गणपति महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में हुई थी। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता रहे हैं, आप इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा। केसरी, केसरी पूछा जाता है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये किस में थी? तो ये मराठी में थी। ठीक है, और मराठा दूसरा मराठा पत्रिका ध्यान रखिएगा, ये किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखिए, पूछा जाता है किसने? कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस व निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ था। और इसका गठन 1942 में हुआ था तथा इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने को सौंपी गई थी। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट
अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब पारित हुआ था? ये 1919 में। कब? 1919 में यह पारित हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। आप इसको ध्यान रखिए। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रॉलेट अधिनियम 21 मार्च 1919 में पारित किया गया। इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें क्या था? इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर नारेबाजी करता है तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, यही है रॉलेट एक्ट, यही था। ठीक, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ था और वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या था? कानून में समानता, सही है। संपत्ति का अधिकार, ये भी सही है। जन्म से विशेषाधिकार का सफाया, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, उसका क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति व मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन व रूस। ध्यान रखिए, पूछा जाता है मित्र राष्ट्रों में कौन? अमेरिका, ब्रिटेन व रूस। और किसमें धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था? तो जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? 1939 से 1945 तक यह चला था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। किसमें? प्रस्तावना में यह जोड़े गए थे। एक प्रश्न और बनता है कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान कहा जाता है। और इसी के तहत और क्या हुआ था? मूल कर्तव्य भी इसी के तहत जोड़ा गया था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और प्रस्तावना में पूछा जाता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। आप इसको भी ध्यान, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए बस। अल्लाह है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? या न्यायविद नहीं है, सही है। स्रोत और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन, गलत, सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ 1 बार किया गया है, जिसमें कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का क्या करता है? प्रावधान करता है। तो कौन सा करता है? आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 324। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होता है। ये जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछा जाता है, कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है। तो कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति और किससे? तो लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर बनती है। आप इसको ध्यान रखिए, सरल ध्यान रखिए, सरल, ये ट्रिक है। सरल सा से क्या है? संविधान। ये किस आर्टिकल में? 79, सॉरी संसद 79 में। और राज्य से क्या हो गया? तो राज्य से हो गया राज्यसभा। ये किस में है? आर्टिकल 80 में। और लोकसभा किस में है? आर्टिकल 81 में। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है क्या? संसद। और संसद सर्वोच्च। अगला है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल
राज्य के मुख्य अच्छा किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछे किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है और मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। उपराष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में ये इसका पद का उल्लेख है। अच्छा, किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख किया गया, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 65 में कहा गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 66 में कही गई। और इसमें कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदन के इसमें सदस्य शामिल होते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यही हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिए सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं होते शामिल इसमें। और प्लस विधानसभा के जो सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, प्लस दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। किसमें, ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में अंतर कभी कभी पूछ लेता है। अला भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, तो किस राज्य में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपरी स्तर, यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है, क्योंकि ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो अगर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या था, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ठीक है, पुराना प्रश्न है। अलग किस राज्य का पृथक संविधान था, करा किस राज्य का पृथक संविधान था, आप सभी को पता है, ऑप्शन डी क्या किसका था, जम्मू कश्मीर में। किस आर्टिकल के तहत इसे विशेष दर्जा दिया गया था, तो आर्टिकल 370A के तहत इसे दिया गया था और इसे रद्द कब किया गया, 2019 में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपको क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। अल्लाह सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं, आप सभी को पता है 8 मिनट 20 सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो जो है ये फिनलैंड की मुद्रा है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंस्की यहाँ की राजधानी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉलर कहाँ की है, तो अमेरिका वगैरह का है। पाउंड पूछ कहाँ का है, तो यूके का है। रियाल कहाँ का है, सॉरी इसका हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रियाल का कहाँ का है, तो सऊदी अरब का है। ठीक है, सऊदी अरब का रियाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघनन नहीं है, करा कौन सा संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। संघनन क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, वो क्या संघनन कहलाता है, तो कौन सा नहीं है, धुआं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज्वार भाटा जो है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, तो ज्वार भाटा जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, देखिए पृथ्वी चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होते हैं, ये क्या, ज्वार भाटा। पृथ्वी के, देखिए ज्वार भाटा पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण भी होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ज्वार क्या होता है, ऊपर जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है उसे ज्वार कहा जाता है, जब नीचे जाता है उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो ये किस प्रकार के क्षेत्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैदानी क्षेत्र में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा, करा एशिया का पूछ रहा है, एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ठीक है, अब तो भारत हो गया, पहले चीन था, भारत, चीन और इंडोनेशिया, ध्यान रखिए तीसरे नंबर पे कौन है, तो इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार
इसका नया नाम मतलब म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बर्मा 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ और 1989 को बर्मा का नाम बदलकर क्या रख गया है? म्यांमार। और इसकी राजधानी क्या है? नयापीदा इसकी राजधानी है। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यंगून। अला है राजधानी दिया है, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। आंसर कौन सा सुमेलित है? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, आप सभी को पता है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। असम की क्या है? दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की है क्या है? ईटानगर है। ठीक है। आप राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, इन सीटों को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है इससे। अला नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो ये सिक्किम राज्य में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सिक्किम राज्य की बात करते हैं यहाँ पे। और क्या है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान भी है कंचनजंगा, सिक्किम में है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो सिपकिल्ला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तो बोमडिला दर्रा और यांगयाब दर्रा है। यांगयाब दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा। ये सब ध्यान रखिए, दर्रे से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों, सुबह जो है कल से 200 प्रश्नों की सीरीज आएगी हर सब्जेक्ट का, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध किस पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। और कृष्णा नदी पे और कौन सा बांध है? तो अलमाटी बांध भी ध्यान रखिएगा। ये नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, कृष्णा नदी की हम बात कर लेते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसकी सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, मूसी हैदराबाद किसके किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। और कौन सी है? कोयना नदी और भीमा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अलग किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप सभी को पता है मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? देखिए, घनी आबादी तो गलत हो जाएगा, सर्वाधिक आबादी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और घनी आबादी मतलब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? तो बिहार का है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, दिल्ली की सर्वाधिक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से तात्पर्य है। इसका वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। तो ये तो सही होता है, वैश्वीकरण यही कहलाता है। कानून में ढील देना सही है, ताकि बाहर की कंपनियां भी देश में आए। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, तो ये तो नहीं हो सकता है। आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन में थोड़ा इसमें गलत है ऑप्शन, तो देख लीजिए, यही इसका मतलब होता है वैश्वीकरण का मतलब। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। अगला है, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के द्वारा। पूछा जाता है 1 रुपए के नोट पे किसका जो हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी नोट जो है कौन जारी करता है? तो आरबीआई। अला निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? यानी पानी को प्राइवेट किया जा रहा था। तो इसका कहां पे हुआ था? ऑप्शन सी, बोलीविया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बोलीविया के कोचाबाबा में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अला निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजिया बर्लिन। अला मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में। अगला है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं हैं। तो अजंता गुफाएं कहाँ पे हैं? तो अजंता एलोरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न बनता है, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला है, अपतृष्ट के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेंसिया अपतृष्ट के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉच नील कीट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में
में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाता है पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब जो पादपों में कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम किसका मदद करता है किसमें? तो भोजन पचाने में, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसका क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अला सामान्य श्वास दर क्या होता है? सामान्य श्वास दर होता है ये 12 से 20, तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। इसी को प्लीहा कहा जाता है, ठीक है, प्लीहा कहा जाता है। अब प्लीहा पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, यानी प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है, प्लीहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं, नर में यानी पुरुष में क्या पाया जाता है? प्रोटेस्ट ग्रंथ सही है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अंडवाहिनी पाई नहीं जाती है, अंडवाहिका नहीं पाई जाती है, गर्भाशय भी नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएए। यूए और जीएस संपादित कोड है, यह अंतिम चरण है जिसके के दौरान प्रोटीन संश्लेषण क्रिया क्या होती है? बंद हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा ये। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना। मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनैन। और किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। अच्छा, मलेरिया के बारे में हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किससे फैलता है? तो परजीवी से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। अब पूछा जाता है उसका वाहक कौन सा है? तो मादा एनाफ्लीज। कौन सा? मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है क्या किसका वाहक होता है? तो ये मलेरिया का वाहक होता है। एक है मादा एडीज। मादा एडीज किसका वाहक होता है? तो मादा एडीज जो है ये डेंगू का जो है वाहक होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? किसमें होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में क्या होता है? पराग का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलस इनमें किसमें भूमिका में? आप सभी को पता है, दूध से दही बनना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, और बाकी कुछ ऐसे ही दिया है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैवमंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जैवमंडल क्या होता है? देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो संकीर्ण भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है, जैवमंडल, बायोस्फीयर इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? आवेग का विमीय सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MLT-1, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेग क्या होता है? आवेग का मतलब क्या होता है? आवेग कैसी राशि पूछा जाता है? आवेग कैसी राशि है? तो ये सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक है, F×T। आवेग बराबर F×T होता है। अला यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मील होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तथा गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। जो समीकरण है, गति का समीकरण किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। और नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और पहला नियम क्या कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहना चाहती है, तो गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। यही है गति का जड़त्व का नियम। अगला है, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर। मोटर क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। अगर यही उल्टा पूछ लिया, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनरेटर, ठीक है। अगला है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में किससे ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी, कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। और ये क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है यानी सीधा बनता है, तथा वस्तु के आकार के समान बनता है। इसी का प्रयोग हम करते हैं घर में, ठीक है। और पूछा जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग बड़ा बनता है, बड़ा बनता है इसमें इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो नाई का प्रयोग करता है, शीशा जो जैसे दाढ़ी बनाते हैं वो, उसमें कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और किसमें प्रयोग होता है, तो गाड़ियों के हेडलैम्प में प्रयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसमें इसको साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, इसका साइड मिरर, ठीक है, गाड़ियों में जो साइड में होता है वो। अल्लाह विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम इसकी इकाई है। एम्पियर किसकी है, धारा की इकाई है। वोल्ट किसका है, तो ये विभव का है। और जूल किसका है, तो ये किसका है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़, करा स्पंज जो है, स्पंज में क्या होता है, छिद्र, और रबड़ क्या होता है, ये प्रत्यास्थ पे काम करता है। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। स्पंज एक झरझरी सामग्री है, रबड़ एक लोचदार सामग्री है। रबड़ ठोस जरूरी है, परंतु उसकी मुख्य विशेषता उसका लोच हो जाने, यही इसका प्रत्यास्था, ठीक है, लचीलापन वही। अगला है, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, S2 और N2 गैस भरी जाती है। पूछा इसका पहचान कैसे की जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसको जलता हुआ का नहीं, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा नहीं, चूने के गैस के पानी नहीं, तीनों गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल का अणुभार क्या है, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2 उसका फार्मूला होता है। और उसका अणुभार पूछा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 होता है, ठीक है। और जो डी हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है जिसे ड्यूटेरियम कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का प्रयोग किस में किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने में किया जाता है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिए। अगला है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक, कांच बनाने में कौन सा प्रयोग, सिलिका का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी CaOCl2, इसका नाम क्या है, रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका पूरा नाम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन में क्या होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZnCO3 होता है। कैलेमाइट शब्द जिंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है तथा कैलेमाइट जिंक कार्बोनेट के अयस्क को कहते हैं, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को अयस्क को क्या कहा जाता है, कैलेमाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट को पेंसिल में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह मुलायम होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट की परत संरचना होती है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जोड़कर षटकोणीय वाला संरचना बनाते हैं। ऐसी संरचना आपस में मिलकर एक परत संरचना का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्नों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो पीबीसी जो है योगात्मक बहुलक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। योगात्मक बहुलक पीबीसी है या योगात्मक बहुलक है, योगात्मक या यौगिक बहुलक जब बहुलक की क्रिया में छोटे छोटे अणु मिलकर बहुलकों का निर्माण कर लेते हैं तो क्या होते हैं, वो योगात्मक बहुलक कहलाते हैं, पीबीसी इसमें है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में, हिंदी के आगे प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़कपन भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक संज्ञा और क्या आता है, मिठास, खटास, ये सब किसमें आते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। यह मेरा घर है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है, वह, यह मेरा घर है, यह हमें पूछ रहा है क्या है, तो ये पूछ रहा है विशेषण, तो ये सर्वनाम, यह क्या है, तो विशेषण है, सर्वनाम है यह ना, तो सार्वजनिक विशेषण होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वनाम ये जो विशेषण का काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप जो उसे धातु कहलाता है, जैसे लिखना पढ़ना ये सब क्या है, तो धातु है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समास दिया है, समास पूछ रहा है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, इसका क्या होगा, समास विग्रह, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात किसे कहा जाता है, तो शिव जी के क्या होता है, शिखर पे चंद्रमा होता है, इसमें कौन सा समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा, कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के और उदाहरण की बात करें तो पंचानन है, लंबोदर है, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। कर का अर्थ नहीं होता है, कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ऑप्शन अच्छा सॉरी,
कर का पूछ रहा है, कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ सूर्य नहीं होता। क्या होता है? सूर्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी समानार्थी दिया है, हाथ, किरण, टैक्स, कर सभी अर्थ होते हैं। ये पर्यायवाची उदाहरण है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन? सही विलोम कौन सा? आदान प्रदान। आदान प्रदान विलोम शब्द है। लोहा मानना पूछ रहा है, मुहावरा, तो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभाव मानना। ठीक है, लोहा मानना यानी हार मानना भी होता है। लोहा मानना मुहावरे का होता था प्रभाव हारना या महत्व मानना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वाक्य प्रयोग वह ऐसे प्रतिभावान है कि अच्छे अच्छे विद्वान उसका लोहा मानते हैं। ठीक है, लोहा मानते थे, यहाँ प्रभाव छोड़ रहे हैं ना, तो वो अगर ये ना होता तो हार मानना आप जान लगा सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कृत के लेखक किसकी रचना है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त बोध की रचना है। ये गलत दिया है, बी नहीं होगा, सी होगा, मुक्त बोध की रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वैद्य नाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नागार्जुन का मूल नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सा का उच्चारण स्थान है, सा बड़ा सा पूछ रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु। तालु क्या होता है? चा वर्ग का भी उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ई और बड़ी ई का जो है उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। या और सा का उच्चारण किससे होता है? तो तालु से होता है। आप इसको ध्यान रखिए। कंठ से का वर्ग का होता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दंत से तो ता वर्ग का होता है, आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है इंग्लिश और मैथ के प्रश्न है, आप इसको जो है टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। और अब और देखते हैं कोई जीके का कोई और प्रश्न। हाँ ठीक है, 97 आ गया। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई? तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, माधुरी देवी। अला बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? 2006 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? कौन सी देश करेगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, UAE करेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता डैश करेंगे? कौन करेंगे? अजय लांबा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।